हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 12 का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक जो है कवर कर लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, बुक्सों का संसार या बुक्सों की दुनिया। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय में जो है कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस एपिक मीन्स होता है महाकाव्य, जिनमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं, काफ़ी लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं, पोएम वगैरह होती हैं। तो उसे क्या कहते हैं? महाकाव्य, मतलब के एपिक, ठीक है। तो इस समय में जो है काफ़ी जो है फेमस एपिक भी लिखे गए थे। एपिक आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशंस, मतलब कंपोजिशन मतलब होता है संरचनाएं, मतलब मैंने बताया ना, ये काफ़ी एक होता है स्टोरी बुक होती है, ठीक है। फिर उससे बड़ा होता है, क्या होता है, उपन्यास, जिसे लिटरेचर बोलते हैं। उसमें और काफ़ी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ होती हैं। और उसके बाद आता है एपिक। एपिक होता है महाकाव्य, इसके अंदर कहानियाँ भी होती हैं, पोएम वगैरह भी होती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी बड़ी संरचना मतलब होती है, कंपोजिशन होती है, ठीक है। अबाउट heroic मैन एंड वुमेन एंड इंक्लूडिंग स्टोरीज अबाउट गॉड, मतलब इसमें जो होती है किन किन की कहानियाँ होती हैं, उनमें जो बहुत ही ज़्यादा वीर, जिन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ युद्ध वगैरह लड़े हैं और बहुत वीर हैं, बहुत बहादुर हैं, ऐसी औरत और आदमियों की जो है स्टोरी होती हैं। और इसमें क्या है, बहुत से भगवानों की भी कहानियाँ इनमें जो है एपिक में शामिल होती हैं, ठीक है। और फेमस तमिल एपिक, एक बहुत ही प्रसिद्ध तमिल जो महाकाव्य है, उसका नाम है शिल्पीदिकरम, ठीक है। शिल्पादिकरम है, वॉज कंपोज बाय अ पोएट नेम लैंगो, ठीक है। ये जो शिल्पादिकरम जो एपिक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये कवि थे जिनका नाम था लैंगो। और ये कब लिखा गया? लगभग 8000 जो है 1800 साल पहले लिखा गया, ठीक है ना। तो इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम कोवलैंड। ये जो कहानी है, इसमें जो है एक व्यापारी की कहानी है जिसका नाम है कोवलैंड, ठीक है। वो कहाँ रहता था? वो पूहर में रहता था, ठीक है। और वो क्या जो है, एक वैश्या होती है, कोटसन मतलब होता है वैश्या, ठीक है ना। तो जो वैश्या होती है माधवी, उसके प्यार में वो पड़ जाता है, ठीक है ना। और वो उसकी वजह से जो है अपनी बीवी को जो है वो करने लगता है, नेगलेक्ट करने लगता है, मतलब इग्नोर करने लगता है और उसकी बीवी का नाम है कलंगी, ठीक है। तो उसके बाद में वो क्या है, कलंगी को पूहर में ही, मतलब अपनी वाइफ को जो है पूहर में ही छोड़ करके, और वो जो है जो माधवी है, जो वैश्या थी जिससे वो प्यार करने लगा था, उसके साथ वो मदुराई में वो रहने लगता है, ठीक है, ठीक है। फिर वो जब उस उसके माधवी के साथ में जब वो मदुराई में रहता है, तो वहाँ का जो राजा होता है पांडे किंग, वो जो है उसको जो है चोरी के इल्ज़ाम में, किसी की ज्वेलरी के इल्ज़ाम में उसके जो दरबार में उसको ना चोर घोषित कर दिया जाता है कि इसने चोरी करी है। और जो राजा है उसे जो है वो मौत की सज़ा सुना देता है कोवलैंड को, ठीक है ना। लेकिन जो कलंगी, जो उसकी पत्नी होती है, वो अभी भी उससे बहुत प्यार करती है और उसे वो बहुत दुखी है इस बात को सुनकर कि मेरे पति को जो है मौत की सज़ा दे दी गई है। और वो जो है वो इस अन्याय के ऊपर जो है उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, और वो इस वजह से उस पूरी की पूरी जो सिटी, जो शहर होता है मदुराई, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, शिल्पादिकरम से एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ पर जो है बता रखा है कि वो जो कलंगी है, जिसको अपने पति की मौत के बारे में ये सुनकर के उसे मौत की सज़ा दी गई है, तो वो अपने दुख को किस तरह से बता रही। ग्रीफ मतलब होता है दुख, ठीक है। वो दुख को किस तरह से व्यक्त कर रही है? वो कहती है कि ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ, ये कहती है कि मेरे दुख के जो जो गवाह हैं, वो मतलब इस तरह से बोल रही है कि देखिए मैं वो जो राजा था, वो उसने जो अन्याय किया था, वो ये कहती है कि मेरे पति बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है कि वो अपने पति की जो डेड बॉडी है, मतलब मरे हुए शरीर को देख करके बहुत ज़्यादा दुखी होती है। और वो बोलती है कि देखो मेरे पति जो इस समय में धूल में, मिट्टी में नीचे पड़े हुए हैं, जिनका जो शरीर है पूरा एकदम शुद्ध सोने के समान है, ठीक है ना। और उनके पूरे शरीर से जो है एक लाल कलर की रोशनी दिख रही है। और वो इतने मतलब उनका चेस्ट जो है एकदम जो है एकदम फूलों की तरह है। और वो जो है इस तरह से जो मतलब इतने सुंदर और इतने अच्छे लगते थे, और वो अब मरने के बाद में धरती पर पड़े हुए हैं, और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ गए हैं, बिल्कुल असहाय, हेल्पलेस, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा। फिर वो जो है उसके बाद में दुख से रोने लगती है, और वो कहती है कि क्या इस शहर में कोई भगवान नहीं है?
अगर वो भगवान इस शहर में होता तो वो अब इस राजा की तलवार से ही जो इसने जो मतलब उस के इनोसेंट स्ट्रेंजर मतलब कि जो जो है एक ईमानदार जो जिसका कोई दोष नहीं है, उसने चोरी नहीं करी है। मतलब कलंगी कहती है कि मेरे पति ने कोई चोरी नहीं की है, मेरे पति बहुत ईमानदार थे, फिर भी राजा ने उसका मर्डर कर दिया, मतलब राजा ने उसको मौत की सज़ा दे दी। तो अगर इस शहर में कोई भगवान होता तो वो राजा की ही तलवार से राजा को ही मार देता इस अनजस्टिस के लिए, अन्याय के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई भगवान नहीं है, इस धरती पर कोई भगवान नहीं है जो मेरी आकर मदद कर सके। तो इस तरह से ये पूरे डिस्क्रिप्शन में जो है कलंगी के दुख को बता रखा है कि वो किस तरह से अपना दुख प्रकट कर रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अनदर तमिल एपिक द मणिकाली मणिमाका sorry another Tamil epic the Manimakali was composed by a सतनार अराउंड 1400 ईयर्स ago। एक जो अनदर जो दूसरा एपिक है तमिल एपिक है, तो जिसका नाम जो है मणिमेकाली है। ठीक है, वो किसने कंपोज किया था, किसके द्वारा लिखा गया था? सतनार के द्वारा लिखा गया था, एक पोएट थे और वो है 1400 साल पहले लिखा गया था। इन्होंने जो है इसमें कौन सी स्टोरी डिस्क्राइब की गई है, इसमें जो है जो कोवलैन और जो माधवी थी ना, तो उसकी जो डॉटर है, उसके बाद उसकी जो डॉटर हुई उसकी कहानी इस जो है मणिमेकाली में बता रखी है। ठीक है ना। दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट ऑफ अ स्कॉलर ऑफ अ मैनी सेंचुरीज। मतलब कई सौ सालों तक ये जो सुंदर ये जो एपिक है ये किसी को पता ही नहीं था, कहीं खोया हुआ था। लेकिन बाद में जो है मैन्यूस्क्रिप्ट, इसका जो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा हुआ जो एपिक है, ये बाद में रीडिस्कवर किया गया है कुछ ही सालों पहले, कुछ 100 सालों पहले। यही हमको कुछ 100 सालों पहले ही ये हमें दोबारा से मिला है। इसका हैंड रिटन मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है कि हाथ से लिखा हुआ जो काव्य है, एपिक है, ये कुछ ही 100 सालों पहले मिला है खोजकर्ताओं को। इतने 100 सालों पहले ये कहीं खोया हुआ था, हमें पता ही नहीं था कि इस तरह का भी कोई इस नाम का भी कोई एपिक है। ठीक है ना। अब अदर राइटर्स सच एज अ कालिदास रोट इन अ संस्कृत। जो दूसरे जो राइटर थे जैसे कि कालिदास, वो किस में संस्कृत में लिखा करते थे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए अब उन्होंने क्या लिखा है, अ वर्षा फ्रॉम अ मेघदूत। ठीक है, जो कालिदास जी थे उन्होंने उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पोयम है, कविता है, जिसका नाम है मेघदूत। मेघदूत मतलब होता है, मेघ का मतलब होता है कि मतलब बादल, जिससे बारिश होती है, घटा होती ना, काले काले बादल होते हैं, उन्हें कहा है मेघ। और दूत का मतलब होता है मैसेंजर। जो पहले जो राजा महाराजा होते थे वो एक दूसरे को मैसेज भेजते तो किसके द्वारा भेजते थे? अपने दूतों के द्वारा भेजते थे। तो इसका मतलब हो गया कि बादलों को जो है इस पोयम में एक मैसेंजर की तरह बता रखा है कि जो हमारे जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। ठीक है, तो ये जो इसमें जो देखिए जो मानसून है, क्लाउड इमेजिन इज अ मैसेंजर बिटवीन अ लवर। ठीक है, तो ये जो दो प्रेमी हैं उनके बीच में जो बादल हैं उनको क्या मैसेंजर की तरह बता रखा है इस पोयम में। ठीक है, जो कि एक लवर से दूसरे लवर तक उनका मैसेज पहुंचा सके। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब द ब्रीज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है कि देखिए इसमें जो है जो पोएट हैं, जो कवि हैं, कालिदास हैं, उन्होंने जो है हवा को किस तरह से बता रखा है कि वो एक दूसरे मतलब एक मैसेज को दूसरे जो मैसेंजर है उस तक कैसे पहुँचाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की एक ब्यूटीफुल पोएम है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, अब है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज़। अब जो पुरानी कहानियाँ थीं उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता था, मतलब कैसे किस तरह से लिखा जाता था और किस तरह से प्रिजर्व मतलब संग्रहित करना, मतलब सुरक्षित रखना सालों साल। तो उनको किस तरह से सालों साल सुरक्षित रखा जाता था, इसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। A number of Hindu religions stories that were in a circulation either were written down around the sometimes, ठीक है, same times। ठीक है, ये कहते हैं कि जो इसका मतलब है कि इसी समय में जो है बहुत सारे हिंदू धर्म के बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ इसी समय में लिखी गई थी। ठीक है, these including
इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, इनके अंदर पुराण आ जाते हैं। अब पुराण का जो लिटरली मीनिंग होता है, बिल्कुल मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है ओल्ड, मतलब बहुत पुराना। पुराण्स में क्या आती हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ आती हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की स्टोरीज़ ज़्यादा आती हैं, जैसे कि विष्णु हो गए, शिव हो गए, दुर्गा हो गई, पार्वती हो गई, इन सब की स्टोरीज़ आ जाती हैं, कहानियाँ आ जाती हैं। ठीक है, इनमें जो है ये भी बताया गया है कि हिंदू धर्म में किस तरह से इन देवी देवताओं की पूजा वगैरह की जाती है। ठीक है ना। और इसके बाद में जो है इनके अंदर और भी दूसरे जो राजा वगैरह होते हैं उनकी भी कहानियाँ इनके इसके अंदर पुराणों के अंदर लिखी गई हैं। ठीक है। तो अब ये द पुराण्स वर रिटन इन अ सिंपल संस्कृत, ये जो पुराण्स थे ना, इन्हें सिंपल संस्कृत में लिखा जाता था। ठीक है ना। और जैसे पुरानी जो वैदिक संस्कृत थी, उन्हें आम जो लोग होते थे उन लोगों को जो अलाउ नहीं था वैदिक संस्कृत पढ़ने का या सुनने का। ठीक है ना। लेकिन ये जो ये पुराण थे, ये सिंपल संस्कृत में लिखे हुए थे। इसका मतलब है कि हर कोई इनको सुन सकता था। जैसे कि इसमें जो है वुमेंस भी आ जाती थी और शूद्र वगैरह जो दास वगैरह होते थे ना, वो भी आ जाते थे। लेकिन जो वैदिक संस्कृत है, उन्हें जो है पढ़ने का अधिकार न तो औरतों का था और न ही शूद्र जो गुलाम वगैरह होते हैं, दास होते हैं, उनको नहीं था। ठीक है। तो लेकिन ये जो सिंपल संस्कृत है, ये पुराणों में लिखी हुई थी, और पुराण जो है वुमेन और शूद्र भी पढ़ सकते थे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो हमने बोला ना वैदिक संस्कृत में क्या था, वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे वेद होते हैं ना, 4 वेद होते हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो वो वेद जो है वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। लेकिन उन वेदों को जो है इन लोगों को पढ़ना अलाउ नहीं था। जैसे वुमेंस हो गई, शूद्र वगैरह हो गए, वो वेद नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन उन्हें वो पुराण पढ़ सकते थे, क्योंकि पुराण जो है सिंपल संस्कृत में लिखा हुआ था। ठीक है। ये क्या है, ये वेद जो हैं कहाँ पे लिखे, कहाँ पे बोले जाते थे, ये जो है पंडित होते हैं, पुरोहित वगैरह होते हैं, वही मंदिरों में इन वेदों को पढ़ा करते थे। ठीक है। और जहाँ वहाँ पर जो लोग आते थे वो सिर्फ उनको सुना करते थे। ठीक है। 2 Sanskrit epic. The Mahabharata and Ramayana had been a popular of a very long time. Some of you may be familiar with these stories. ठीक है। महाभारत is about a war fought between the Kauravas and Pandavas who were cousins. ठीक है। अब जो दो संस्कृत में और भी जो महाकाव्य हैं वो क्या है, एक है महाभारत है, एक रामायण है। ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और ये बहुत ही लंबे हैं, लंबे समय से मतलब ये चलते आ रहे हैं। हमने भी इनके बारे में मतलब काफ़ी कुछ सुना है, हमने देखे भी हैं, महाभारत और रामायण हमने सुने भी हैं। और हर घर में जो है, जो भी हिंदू लोगों के जो घर होते हैं उनमें रामायण तो मिलती ही मिलती है। ठीक है ना। तो ये जो बताया गया कि महाभारत जो है ये किसमें, कौरव और पांडवस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखी गई है, जो कि क्या थे, कज़न थे, मतलब भाई थे। ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है। दिस was a war to gain control of a throne of the Kurus एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। ठीक है। तो ये जो किसके बारे में है कि ये हस्तिनापुर जो उनकी कैपिटल थी, वहाँ पर वो राज्य करते थे। ठीक है। ठीक है। द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन। ठीक है। बट वाज रिटन डाउन इन अ फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर्स एगो। तो कहते ये स्टोरी तो बहुत पुरानी है, महाभारत जो है ये बहुत पुरानी है, ये लेकिन ये कब लिखी गई, ये करीब 1500 साल पहले ही लिखी गई। ठीक है ना। बोथ द पुराण एंड महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। अभी कहते कि जो पुराण और जो महाभारत हैं ये दोनों ही किन्होंने लिखी गई हैं, किन्होंने कंपाइल करी हैं, व्यास, जो वेद व्यास जी थे, एक ऋषि थे, उन्होंने लिखी हैं। ठीक है ना। द भगवद गीता अबाउट विच वी लर्न इन अ चैप्टर 10 वाज आल्सो इंक्लूड इन द महाभारत। ठीक है। जो भगवद गीता जो हम पढ़ते हैं, जो हमने चैप्टर 10 में भगवद गीता के बारे में पढ़ा था, जो उसमें भी महाभारत शामिल है। ठीक है। द रामायण इज अबाउट अ राम, अ प्रिंस ऑफ अ कोशाला who was sent into exile. His wife Sita was abducted by the king of Lanka named Ravan. तो जो रामायण है वो किसके बारे में है, वो श्री राम जी के बारे में है, जो कि कौशला जो कि अयोध्या की जो वो है, सॉरी कौशला, हाँ, कौशला के जो राजकुमार हैं वो, और जो उनको कहाँ भेज दिया गया था, उनको वनवास भेज दिया गया था 14 साल के वनवास के लिए। और वहीं पर जो उनकी जो वाइफ हैं सीता जी हैं, उनका जो है हरण कर लिया था किसने, लंका के राजा ने, जिसका नाम था रावण। वो तो आप सबको अच्छे से पता है इसी रामायण के बारे में। द राम हैड टू बी फाइट टू बैटल अ गेट बैक
गेट हर बैक, ठीक है। और राम जी ने उनसे लड़ाई करी सीता जी को वापस लाने के लिए, ठीक है। और वो क्या है, वो जब रावण को हराकर जब वो युद्ध जीत गए तो वो फिर उन्हें लेकर अयोध्या वापस आए। अयोध्या क्या है, कैपिटल ऑफ कौशाला, मतलब कौशाला की जो है राजधानी है, ठीक है ना। तो अब जो है महाभारत, like the Mahabharata, this was an old story that was now written down. वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण, ठीक है ना। अब जो है कि महाभारत भी बहुत ज़्यादा पुरानी स्टोरीज़ हैं जो कि अब लिखी जा चुकी हैं, लेकिन अब जो जो रामायण किसने लिखी थी, वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। किसमें, संस्कृत में लिखी गई थी। जो संस्कृत रामायण जो लिखी गई थी वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डनरी पीपल। अब ऑर्डनरी पीपल की जो स्टोरी है उसके बारे में कैसे पता चला, मतलब ऐसी कहानियाँ जो ऑर्डनरी, जो आम लोग जो सुनाते थे एक दूसरे को, उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। ऑर्डनरी पीपल आल्सो टोल्ड स्टोरी। ऑर्डनरी जो आम लोग होते थे, जो राजा महाराजाओं के परिवार से बिलोंग नहीं करते थे, जनता लोग होती थी, वो जो कहानियाँ सुनाती थी, वो कहानियाँ भी सुनाती थी, कहानियाँ कंपोज भी करती थी, लिखती भी थी, पोएम भी लिखती थी, सुनाती भी थी, गाने भी गाती थी, डांस भी कर, नाचते भी थे, वो नाटक वगैरह भी खेला करते थे, ठीक है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन अ कलेक्शन ऑफ अ स्टोरी सच एज अ जटाक्स एंड द पंचतंत्र। अब ये जो सारी कहानियाँ हैं, अब राजा और रानी और पंडित पुरोहित लोग जो है अपने द्वारा जो भी वो कंपोजिशन करते थे, जो भी स्टोरी वगैरह लिखे वो मतलब सुनते थे या कहते थे, उन्हें तो वो रिकॉर्ड करवा लेते थे, मतलब लिखवा लेते थे। लेकिन जो आम जनता थी वो तो पढ़ी लिखी नहीं होती थी उस टाइम पर, कुछ होते होंगे कुछ नहीं होते होंगे, तो वो किस तरह से अपना एंटरटेनमेंट करते थे, वो अपने बारे में जो है आने वाली जनरेशन को कैसे बताते थे, कि वो लोग अपने में ही एक दूसरे को स्टोरियाँ सुनाते थे, गाने सुनाते थे, स्टोरियाँ लिखते थे, पोएम भी लिखते होंगे, ठीक है, डांस वगैरह करते थे और नाटक वगैरह भी प्ले करते थे। और वो ये जो सारी कहानियाँ हैं ये कहाँ पर प्रिजर्व हैं, कहाँ पर रखी गई हैं, ये कि जो झटाक्स और जो पंचतंत्र की जो बुक्स आती हैं ना, उनमें ये सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं। आप मे भी आपने बच्चों पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी हों बचपन में, विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम, और जो कि इसी समय में लिखी गई थी। स्टोरीज फ्रॉम झटाक्स वर ओफन शोन ऑन अ रेलिंग्स ऑफ स्तूपास एंड इन पेंटिंग इन अ प्लेस सच एज अ अजंता। हेयर इज़ वन सच स्टोरी, ठीक है। अब ये जो झटाक्स जो किताब है उसमें जो स्टोरियाँ लिखी गई हैं वो किसके बारे में लिखी गई हैं, वहाँ पर भी जो स्तूपास के चारों ओर जो रेलिंग वगैरह लिखी रेलिंग होती है और जो अजंताओं की गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं उनके बारे में कहानियाँ जो है झटाक्स जो बुक है उसमें लिखी गई हैं, उसमें शामिल की गई हैं। और यहाँ पर नीचे एक स्टोरी भी दी गई है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये एक मंकी किंग की स्टोरी दे रखी है यहाँ पर, तो जो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर अ ग्रेट किंग मंकी किंग, ठीक है। एक समय की बात है, एक जो है बहुत महान बंदरों का राजा था, ठीक है ना। वो कहाँ रहता था, वो हिमालय में गंगा के किनारे रहता था, जहाँ उसके जो है 80,000 और फॉलोअर्स मतलब शिष्य वगैरह रहा करते थे, ठीक है ना। और वहाँ पर ही जो है एक स्पेशल मैंगो का ट्री था, ठीक है, आम का पेड़ था, जहाँ पर बहुत ही मीठे आम जो है उस पेड़ पर हुआ करते थे, ठीक है। एक दिन वो क्या कर रहा था, इस तरह का जो आम का पेड़ है वो प्लेन्स मतलब मैदानी इलाकों में नहीं हुआ करता था, वो केवल हिमालय मतलब पहाड़ों में ही हुआ करता था। एक दिन जो है एक पका हुआ आम जो है गंगा में गिर जाता है, फ्लोट होकर वो वाराणसी पहुंच जाता है, ठीक है ना। वहाँ पर वाराणसी का जो का जो राजा है वो वहाँ पर उस रिवर में उस समय नहा रहा होता है, इतने में उसे क्या मिलता है, वो आम मिल जाता है और वो बहुत ही अमेज्ड हो जाता है, बहुत हैरान हो जाता है इतना टेस्टी आम खा करके, ठीक है। तो और वो फिर अपने जो वो पूछता है कि मतलब हमारे राज्य में हमारे जंगल में भी इस तरह का पेड़ होता है, या तो जो है फिर क्या करते हैं कि मतलब उसके लिए उस पेड़ को ढूंढा जाता है उसके राज्य में, लेकिन उन्हें वहाँ पर वो उसके राज्य में कहीं भी पेड़ नहीं मिलता। तो उन्हें फिर बाद में पता चलता है कि यार ये तो हिमालय पर ये इस तरह का पेड़ होता है, ठीक है। हम कहाँ थे, हाँ। तो फिर क्या होता है, हिमालय पे होता है फिर देयर इज़ अ किंग एंड हिज courtiers had their fill of the mangoes. At night, the king discovered that the monkeys
वर आल्सो फीस्टिंग ऑन द फ्रूट एंड डिसाइड टू किल दैम। ठीक है, तो जब उसको पता लगता है राजा को कि ये हिमालय पे इस तरह का वो पेड़ है, तो वो राजा और जो उसके दरबारी होते हैं वो वहाँ जाते हैं और पेट भर के जो है वो आम खाते हैं। फिर एक दिन उनको क्या पता चलता है कि उन्हें जो है बहुत सारे बंदर भी दिखते हैं जो कि उसी पेड़ से आम खा रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या राजा क्या फ़ैसला करता है कि इन सारे के सारे बंदरों को मार देंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है हाँ, तो जो बंदरों को जो राजा है वो क्या करता है, वो अपने आप को और अपने जो भी जितने भी बंदर और जो उनके साथी होते हैं उन सबको बचाने के लिए, और जब उसे पता चलता है कि राजा के लोग हमें मारने आ रहे हैं, तो वो उसे बचाने के लिए क्या करता है, वो सारे जो आम के पेड़ की जो ब्रांचेस हैं, जो टहनियाँ वगैरह उनको तोड़ लेता है और उनसे जो है उस नदी को पार करने के लिए एक जो है पुल बनाता है। पुल बनाने के बाद में वो एक तरफ से उस पुल को खुद भी पकड़े रहता है। ठीक है ना, एक तरफ से बांध लेता है, दूसरी तरफ से वो खुद पकड़े रहता है, जब तक कि उसके सारे के सारे लोग जो है उस नदी को आसानी से पार ना कर लें। ठीक है ना, लेकिन वो इतना ज़्यादा मतलब इतनी कोशिश करने के बाद वो इतना थक जाता है कि वो मतलब उसी में नदी में वो गिर जाता है। ठीक है, और वो मर जाता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में जो राजा होता है वो देखता है कि मतलब वो सब देखता रहता है कि क्या हो रहा है, और वो जो है मतलब उसको फिर बाद में बहुत राजा को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, और वो कि मैंने उसको मतलब मैंने उस मंकी को, उस राजा को, बंदरों के राजा को मार दिया, और जबकि वो कितना बहादुर था और उस मतलब लास्ट टाइम तक वो अपने लोगों को बचाता रहा, तो इस वजह से राजा उसकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ना ये जो स्टोरी है इसका इसका एक स्कल्पचर दिखा रखा है। देखिए ये दिखा रखा है, ये पूरी की पूरी स्टोरी को यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आम का पेड़ है, यहाँ पर ये बंदर हैं ऊपर आम खा रहे हैं, यहाँ पर ये राजा है, राजा के सैनिक भी बैठे हुए हैं, ये राजा आम खा रहा है, यहाँ पे राजा के दरबारी हैं, ये सब बता रखा है। ठीक है ना, और ये स्कल्पचर हमें कहाँ मिला है, जो सेंट्रल इंडिया है, जो सेंट्रल इंडिया में जो भारत है, भारत स्तूप में ये जो है स्कल्पचर पाया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए अब है राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। अब साइंस विज्ञान पर किताबें कब लिखनी शुरू हुई थी। दिस वॉज आल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट, ये आर्यभट्ट का भी समय था। ठीक है, आर्यभट्ट कौन है, आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन है। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमर भी हैं। इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टम। ठीक है, ही स्टार्टेड दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय अ रोटेटिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एज। तो ये इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया कि दिन और रात क्यों होते हैं, जब धरती जो है अपनी धुरी पर घूमती है उसकी वजह से दिन रात होते हैं। ठीक है ना, इवन दो इट सीम्स एज इफ सन इज़ अ रेजिंग एंड अ सेटिंग एवरी डे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सूरज है वो रोज़ उगता है और रोज़ जो है वो ढल जाता है। ही इज़ डेवलप्ड क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर अ एस्क्लिप्लेस एज वेल। ठीक है, ही आल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द circumferences of a circle which is a nearly as accurate as a formula we use today। ठीक है, तो उसके बाद में इन्होंने जो है सर्कल को किस तरह से कैलकुलेट करें उसका भी फार्मूला इन्होंने जो है बताया, जिसको हम आज भी जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ और भी मैथमेटिक्स थे, फेमस मैथमेटिक्स भी हुए, जिसमें से देखिए एक है वैरामीरा, एक थे ब्रह्मगुप्ता, और एक है क्या है भास्कराचार्य। ये भी जो है बहुत दूसरे फेमस मैथमेटिक्स थे। इन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण खोजें की हैं मैथ में। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ज़ीरो के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए वाइल न्यूमेरल हैड बीन यूज अर्लियर मैथमेटिशियन इन इंडिया। ठीक है, तो जो नंबरिंग है, मतलब जो नंबर है 1 2 3, ठीक है, ये क्या है, ये इंडिया में जो पहले जो मैथमेटिक्स थे जिनके बारे में ऊपर बताया गया है, इन्होंने ही यूज़ करना इसको
चालू कर दिया था, मतलब नंबरों का यूज़ करना इंडिया में ही चालू हुआ था, ठीक है। और जो है इंडिया में ही जो ज़ीरो है ना, ये इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था। जो इंडिया के जो मैथमेटिशियंस हैं ना, उन्होंने ही ज़ीरो को क्या किया था, इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था। और अगर आपको पता हो, जिसको कहते हैं कि पॉइंट, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं दशमलव, तो दशमलव जो है, दशमलव भी इंडिया में ही इन्वेंट हुआ है, इंडिया में ही इसका आविष्कार हुआ है, ठीक है। तो ज़ीरो और जो पॉइंट है, इसका आविष्कार जो है इंडिया में ही हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर बाद में ये जो काउंटिंग सिस्टम है ना, ये अरब में भी यूज़ होने लगा, और धीरे धीरे ये यूरोप में भी शुरू हो गया, और फिर धीरे धीरे ये जो काउंटिंग सिस्टम है, गिनती का जो सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड में यूज़ होने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा मतलब होता है औषधि ज्ञान, ठीक है। अब आयुर्वेदा इज़ अ वेल नोन सिस्टम ऑफ अ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप इन एशियंट इंडिया, ठीक है। तो आयुर्वेदा जो है, जो प्राचीन भारत से यूज़ किया जा रहा है, प्राचीन भारत में ही ये डेवलप हो चुका था। जो आयुर्वेदा है, इससे क्या है, जो मतलब जो लोगों को जो भी बीमारियां वगैरह होती थी, जो भी हेल्थ इश्यू होते थे, तो ये आयुर्वेदा से उस समय में ठीक किया जाता था। जैसे पहले बोलते थे ना, पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, पहले वैद्य वगैरह होते थे, तो वो जो आयुर्वेदा में, अभी तो क्या है, हम इंग्लिश अंग्रेज़ी दवाइयों से अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन आयुर्वेदा में क्या होता है, मेडिसिन्स होती हैं जो कि औषधि बोलते हैं, जो कि फूल पत्तियों से बनाई जाती हैं। तो जिनको उसकी नॉलेज होती थी, और जो भी इस तरह से मतलब औषधियों से जो भी ट्रीटमेंट किया करते थे, उनको आयुर्वेद बोलते थे। और जिनको ये नॉलेज वगैरह होती थी, जैसे आज के टाइम में डॉक्टर बोलते हैं, उनको पहले वैद्य बोला करते थे, ठीक है ना। अभी कहते हैं द टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा इन एशियंट इंडिया वर चक्र और सुश्रुत, ठीक है। तो जो आयुर्वेदा के जो दो प्रैक्टिशनर थे, मतलब जो वैद्य थे जो आयुर्वेदा के प्राचीन भारत में, वो कौन थे? एक तो चक्र थे, ठीक है, और दूसरे थे सुश्रुत, ठीक है। अब ये चक्र, इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने चक्र संहिता लिखी थी, जो कि चक्र ने लिखी थी, और एक बहुत ही मेडिसिन के लिए, मतलब दवाइयों की एक रिमार्केबल बुक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक उन्होंने दवाइयों की लिखी थी, ठीक है। और जो है दूसरी जो है उन्होंने लिखी थी, सुश्रुत जो थे, उन्होंने जो है सुश्रुत संहिता लिखी थी, ठीक है। और ये क्या है, इसमें जो है सुश्रुत ने जो है सर्जिकल प्रोसीजर भी बता रखा है, मतलब ऑपरेशन किस किस तरह से करते हैं, ये भी उन्होंने बता रखा था। तो आप देखिए, हमारे इंडिया में ये जो चीज़ आज बाहर इन्वेंट हो रही है, ये पहले प्राचीन भारत में इन्वेंट हो चुकी हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम भी पहले इंडिया में ही यूज़ किया गया, ठीक है। इंडिया ने ज़ीरो भी इन्वेंट किया, और इंडिया ने क्या है, पॉइंट भी इन्वेंट किया, जो कि धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैला, ठीक है। उसी तरह से ये आयुर्वेद, मतलब मेडिकल साइंस, तो पुराने भारत में पहले से ही थी, पहले से ही जो प्राचीन भारत में जो है, पहले से ही आयुर्वेद की जानकारी लोगों को थी, मतलब इंडिया में पहले से ही डॉक्टर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये देखिए, ये हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, ये सब बहुत अच्छे से इंडिया में जो है सबको इसके बारे में जो है पता था, आयुर्वेद के बारे में। और जो फेमस जो वो हैं प्रैक्टिशनर हैं आयुर्वेद के, वो कौन हैं? चक्र हैं और सुश्रुत हैं। और सुश्रुत ने तो ऑपरेशन प्रोसीजर के बारे में भी बता रखा है, जो कि आज के डॉक्टर करते हैं। तो सोचिए, पहले इंडिया कितना अपने आप में रिच कंट्री था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एल्सवेयर दे रखा है, तो इसे यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। पेपर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, ठीक है। हम पेपर जो है आज हमारी जो डेली लाइफ का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन चुका है, ठीक है। जिस पे क्या है, बुक्स भी लिख के बुक्स हम पढ़ते हैं, जो उन्हें प्रिंट किया जाता है पेपरों पर, ठीक है। अब पेपर को लिखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब पेपर जो है सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुआ था, कहाँ पेपर का आविष्कार हुआ था? चाइना में हुआ था, लगभग 1900 साल पहले जो है चाइना में इसका इन्वेंट हुआ था। और किन्होंने इस पेपर को इन्वेंट किया था? जिसका नाम था कायलून, ठीक है। ये जो कायलून है, ये इन्होंने पेपर को इन्वेंट किया था, ठीक है। चाइना का एक मतलब वो था, नागरिक था, ठीक है। और ये क्या करते थे, किस तरह से बनाते थे पेपर को? वो जो है प्लांट जो होते हैं, कुछ खास तरह के प्लांट ये चुनते होंगे, जो फिर उन्हें पीटते थे, प्लांट को, क्लोथ को,
ठीक है, रस्सी को और जो पेड़ों की छाल होती है उसको उतार कर ये इतना पीटते होंगे कि वो फाइबर बन जाता होगा। फिर उसे पानी में भिगोते होंगे, ठीक है ना, फिर उसको दबाते होंगे, फिर उन्हें ड्रेन करते होंगे, उसे निचोड़ते होंगे, सुखाते होंगे, और इस तरह से फिर उसके जो भी उसका गूदा जो प्लम निकलता होगा उसको पेपर की तरह बिछाते होंगे, प्रेस करते होंगे। तो इस तरह से कुछ प्रोसीजर होगा पेपर बनाने का जो वो फॉलो करते होंगे, ठीक है। और आज भी अब देखिए यहाँ पे बता रखा है जो पेपर बनाने की जो टेक्निक थी उसको बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा गया था। पेपर बनाने की टेक्निक को बहुत सालों तक सीक्रेट रखा गया। फिर बाद में ये जो पेपर बनाने की टेक्निक है कोरिया को कब पता चली, कोरिया को 1400 साल पहले पता चली, और फिर उसके बाद वे जल्दी जापान में भी, मतलब जापान को भी पता लग गया कि पेपर किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। फिर ये क्या है 1800 साल पहले कि हाँ पता चला, बगदाद को भी पता चल गया 1800 साल पहले, ठीक है। फिर बगदाद से ये यूरोप में फैल गया, अफ्रीका में फैल गया, और दूसरे भी एशिया में जो भी सब कॉन्टिनेंटल शामिल थे तो उन जगहों को भी धीरे धीरे पता लगने लगा कि किस तरह से पेपर को बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको मेरा जो वीडियो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी।